गुड इवनिंग। कैसा चल रहा है हनी? तेरा कैसा चल रहा है? सोनाक्षी सोनाक्षी को बहुत दिक्कत है भाई, है ना। वो अलग से कुछ अपने अपने कंसेप्ट बनाया करती है बैठ के। अरे जो समझा रहा है उसका समझ भाई, ठीक है। और सौरभ कैसा चल रहा है बेटा? अंजलि, भूमिका ठीक चल रहा है? चल भाई। अनन्या तेरा ठीक चल रहा है बेटा? चल। और बताओ, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलो भाई। तो आज हम लोग छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज आपका पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टी खत्म, ठीक है ना। तो सारी चीजें जितनी भी पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टी में कंपटीशन में, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, जितना पूछा जाता है मैंने सब कुछ पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो पिछले टर्न पर हमारा चल रहा था लैटिस एनर्जी। थोड़ी सी हम बात लैटिस एनर्जी पे कर लें। सुनो मेरी बात बच्चों, लैटिस एनर्जी के लिए जो मैंने फॉर्मूला यूज किया था, U बराबर जो है Q1 प्लस और Q2 माइनस अपॉन R या R स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर दो केस मैंने डिस्कस किया था, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 प्लस और Q2 माइनस, राइट। और दूसरा मैंने यूज किया था कि U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स रेडियाई के। पक्का? अब बच्चों मेरी बात सुनो, अगर मैं क्वेश्चन ये कहता हूं कि कैल्शियम ऑक्साइड और KCl में किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड पर कैल्शियम पर डाई पॉजिटिव और कैल्शियम पर होगा डाई पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर डाई नेगेटिव, पोटेशियम पर एक प्लस एक माइनस। अब बताओ चार्जेस कहां ज्यादा है? चाहे कैटायन का देख लो चाहे नाइन का देख लो, जिसमें चार्जेस ज्यादा होंगे उसमें लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। होगी नहीं होगी? चलो भाई, दूसरी बात देखो। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक एक्सेप्शन है, यहां पर एक एक्सेप्शन है। बच्चों मेरी बात समझो कि अगर मैं इन द केस ऑफ सल्फेट कहता हूं, है ना, हमने कहा इन केस ऑफ सल्फेट, इन केस ऑफ सल्फेट, अगर मैंने सल्फेट का केस ले रखा है, ठीक है, तो पहला होगा हमारा BeSO4, होगा कि नहीं होगा। दूसरा क्या होगा? MgSO4, ठीक है। तीसरा होगा CaSO4, है ना। फिर हो जाएगा BaSO4, राइट। फिर इसके बाद SrSO4। अब समझना मेरी बात, अब ऊपर से नीचे आने पर रेडियाई क्या होती है? वो बढ़ती है। रेडियाई क्या होगी? इंक्रीज करेगी। इसका मतलब इसकी रेडियाई या इसकी रेडियाई सबसे ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? अब इस केस में एक बात थोड़ा सा समझना कि इस केस में ऊपर से नीचे आने पर जैसे रेडियाई हमारी बढ़ रही है, रेडियाई हमारी क्या हो रही? बढ़ रही है। अब देखो रेडियाई बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? कम होगी। यानी कि अगर आप क्वेश्चन देखो थोड़ा ध्यान से कि इसके पास, इस केस में अगर हम बात करें, इस केस में मिनिमम क्या है? मिनिमम क्या है? रेडियाई। इस केस में बात करें तो मिनिमम रेडियाई है। चलो इसको हटा देते हैं। इस केस में क्या है? इस केस में क्या है? मैक्सिमम रेडियाई। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा सा यहां पर ये एक एक्सेप्शन केस है और इसका प्रैक्टिकल में हम लोग बहुत लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल करते हैं। एक एक्सेप्शन केस है। अब यहां पर रेडियाई इसके पास मैक्सिमम है और यहां पर रेडियाई इसके पास मिनिमम है और इसके पास मैक्सिमम है। बच्चों मेरी बात समझना, मिनिमम रेडियाई होने के बाद मैक्सिमम ये रखता है हाइड्रेशन एनर्जी। मैक्सिमम क्या रखेगा? हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। और इसके पास क्या होगा? मिनिमम क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। समझना ध्यान से। अब यहां पर क्या है कि इसकी रेडियाई ज्यादा होनी चाहिए थी, इसकी रेडियाई ज्यादा है ही, तो जब रेडियाई ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जब यहां पर एक बार बताओ कि इसकी जो रेडियाई है, इसकी रेडियाई ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए? देखो इनवर्स है, लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन की बात मैं कह रहा हूं तो इसकी वजह से अब रेडियाई भी ज्यादा है और लैटिस एनर्जी भी ज्यादा है। तो इस केस में थोड़ा सा ध्यान से देखना कि केवल ये केस होगा, इसके पास होगा मैक्सिमम लैटिस एनर्जी यानी U, ठीक। मैक्सिमम लैटिस एनर्जी का लॉजिक क्या होगा कि मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी, उल्टा कॉन्सेप्ट होगा।
तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमने ये पूछा कि हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछते हैं तो हमें क्या है, BSO4, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्शन केस है बच्चों, MgSO4, है ना, इसके बाद आप लगा लो। लेकिन अगर हम लैटिस एनर्जी की बात करते हैं तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा कहां होगा, BSO4, राइट। इसके बाद क्या होगा, CSO4, और आप लाइन से लगा लो। बच्चों इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि अगर हम स्टमक, तो आप जानते होंगे पेट, तो स्टमक का जब हम एक्सरे करते हैं, ठीक है, इस स्टमक का जब हम एक्सरे कर रहे होते हैं, बच्चों थोड़ा पहले इसको नोट कर लो फिर बताते हैं। बच्चों नोट किया, अब जरा इधर देखो, समझो जरा। अगर हम स्टमक का, पेट का एक्सरे कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से स्टमक इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक्सरे हमें करना होता है। एक्सरे में क्या होता है कि एक्सरे स्टमक पर डालते हैं, तो एक्सरे जब डालने से पहले पेशेंट को जो होता है BSO4 का लिक्विड पिला दिया जाता है। BSO4 क्या होता है, मेटल होता है, राइट। और मेटल के साथ साथ इसके पास मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम होगा लैटिस एनर्जी, और मिनिमम क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी। मेरा इशारा IIT के एक सवाल की तरफ है, JEE के एक सवाल की तरफ है। अब अगर मैक्सिमम लैटिस एनर्जी है, इसका मतलब जैसे ही पेट के अंदर पानी होगा वो इसके साथ डिसॉल्व नहीं होगा। भाई इसके पास लैटिस एनर्जी ज्यादा है, तो जिसके पास लैटिस एनर्जी ज्यादा है पानी में आसानी से सॉल्व नहीं होगा। तो अब जाकर के ये मेटल की एक प्लेट बना लेता है। बेरियम सल्फेट क्या होता है, एक मेटल की एक प्लेट बना लेगा। तो जैसे ही मेटल की एक प्लेट बना लेगा तो एक्सरे जैसे ही इस मेटल पर चल जाएगा, वापस रेज लौट करके प्लेट पर पहुंच जाएंगी, और इसी प्लेट से ही आपको एक्सरे मिल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम BSO4 की जगह BeSO4 ले लें तो BeSO4 पानी में सॉल्वर होगा। जैसे पेशेंट को BeSO4 पिलाएंगे और तुरंत ही पानी यूरिन से बाहर निकल आएगा। तो इसलिए पहले पेशेंट को हम क्या करते हैं, बेरियम सल्फेट का घोल पिला देते हैं, एक लिक्विड पिला देते हैं, ताकि उसके स्टमक के अंदर मेटल की एक प्लेट बन जाए। अगर मेटल की प्लेट नहीं है तो रेस सीधे क्रॉस कर जाएंगी। जब रेस सीधे क्रॉस कर जाएंगी, प्लेट पर नहीं आएंगी, तो एक्सरे हमको नहीं मिलेगा। तो इस स्टमक पर ये इंटेस्टाइन जैसा लेयर है, और इसमें अगर हम जो है बेरियम सल्फेट डाल देते हैं तो ये मेटल की एक प्लेट बन जाएगी, राइट। पानी के अंदर, स्टमक के अंदर जो पानी है उसके साथ ये डिजॉल्व भी नहीं होगा, ये आसानी से पड़ा रहेगा। उसके बाद डॉक्टर्स लोग इसको सल्फेट का कोई क्लोराइड का, जैसे सोडियम क्लोराइड वगैरह का घोल पिला देते हैं। तो जैसे सोडियम क्लोराइड का लिक्विड पिलाएंगे उसको, तो बेरियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और अलग बन जाएगा। तो जैसे प्रेसिपिटेट बनेगा तुरंत बाहर निकल आएगा, राइट। प्रेसिपिटेट कभी रुकता नहीं है, प्रेसिपिटेट कभी नहीं रुकेगा, तो बाहर निकल आएगा। तो खैर वो प्रेसिपिटेट की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन बेरियम सल्फेट का यूज जो है इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसकी जो लैटिस एनर्जी है मैक्सिमम है और हाइड्रेशन एनर्जी मिनिमम है। तो इस वजह से बेरियम, इससे एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन हमको समझ में आता है कि अगर हमने हाइड्रेशन एनर्जी पूछा हुआ है तो हाइड्रेशन एनर्जी BeSO4 का ज्यादा होगा, और लैटिस एनर्जी पूछा है तो BeSO4 का ज्यादा होगा। मैं लिखे दे रहा हूं कि अगर मैंने हाइड्रेशन एनर्जी पूछा है तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होगा मैक्सिमम जो होगा किसमें होगा बच्चों, BeSO4 में, ठीक है ना। और अगर मैंने पूछा है कि लैटिस एनर्जी यानी U पूछ रहा हूं, तो U किसमें मैक्सिमम किसमें होगा, किसमें होगा बताओ, किसमें बताया, BeSO4 में। नोट करो,
ये सवाल जब भी आता है तो आप लोग कॉन्सेप्ट के हिसाब से करते हो और आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है। इसके अलावा ये सल्फेट के अलावा और भी केसेस हैं, जैसे क्लोरेट है, परक्लोरेट है, और भी बहुत सारे 3-4 कंपाउंड है जहां पर ये कॉन्सेप्ट लगता है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है वो हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। मुझे एक छोटा सा एनालिसिस करना था कि वास्तव में लैटिस एनर्जी होता क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी होता क्या है। इस वजह से मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बता दिया। ये क्वेश्चन जेईई में 2 बार पूछा जा चुका है, नोट करिए। लिखा बच्चों? अब हेडिंग डालिए बच्चों, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप एंड पीरियड। मैं 4-6 बता देता हूं, बाकी आप समझ लीजिए, ये कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल हैं। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप एंड पीरियड। लिखा बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप एंड पीरियड। मैं 2-4 केस मैं समझाऊंगा आपको, 4-5 समझा दूंगा, बाकी 2-4 आप खुद भी कर लीजिए। पहले क्वेश्चन करते समय हमें पीरियड्स और ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन करते समय ग्रुप और पीरियड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे हम प्रॉब्लम को क्रैक करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो पहले थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर मैं ये कह रहा हूं बच्चों, अगर मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट पीरियड है ना, तो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 2 एलिमेंट है साहब, एक हाइड्रोजन है और एक हमारा हीलियम है, ठीक है, 2 ही एलिमेंट है। और इसके बाद अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात कह रहा हूं, सवाल की अंडरस्टैंडिंग समझिए, ये लिथियम है, इसके बाद बेरिलियम है ना, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और लास्ट में नियॉन है, राइट, है ना, यही सब था ना। ये हमारा सेकंड हो गया। इसके बाद अगर मैं कहता हूं थर्ड पीरियड की बात कह रहा हूं, तो थर्ड पीरियड में हमारा सोडियम हो गया, इसके बाद मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, समथिंग समथिंग। इसके बाद लास्ट तक हमारा पहुंचेगा, ऑर्गन तक पहुंचेगा, 18 तक पहुंचेगा। इसके बाद जैसे ही हम फोर्थ पीरियड में पहुंचेंगे बच्चों, जैसे ही हम फोर्थ पीरियड में पहुंचेंगे तो फोर्थ पीरियड में क्या हो जाएगा, एक पोटेशियम हो जाएगा और एक कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है ना। कैल्शियम के बाद जब यहां देखो, ये थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं ताकि अच्छे समझ में आ जाए, है ना, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं। ये आपका बेरिलियम हो गया, ये बोरॉन हो गया, है ना, ये बोरॉन हो गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है ना, हटा दिया, थोड़ा सा समझने में दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम है, और इसके बाद आप जानते हो यहां पर एल्युमिनियम होगा, या SI होगा, यहाँ P होगा, यहाँ S होगा, यहाँ Cl होगा, समथिंग समथिंग। अब यहां पर जैसे ही हम फोर्थ पीरियड में पहुंचे तो पोटेशियम, कैल्शियम, और इसके बाद आप जानते हो यहां पर 21 से लेकर के 30 तक का हिसाब किताब होगा, ठीक है। और फिर यहां पर जो आएगा वो उसका एटॉमिक नंबर 31 होगा, और जहां एंड अप होगा यानी क्रिप्टन पर 36 हो जाएगा, ये आप जानते हो, ठीक। अब थोड़ा समझना, ये पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया, है ना, पहला ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये, और 21 मैं 2-4 बता देता हूं, 22, 23, 24, है ना, 25, 30 तक होगा, ठीक है। 21, 22, 23, 24, 25, ये हमारा कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये तीसरा ग्रुप हो जाएगा, ये चौथा ग्रुप हो जाएगा, ये पांचवा ग्रुप हो जाएगा, ये छठा ग्रुप हो जाएगा, ये सातवां, ठीक है। आगे 30 तक आप समझ रहे हो क्या कैसे कैसे होना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करने की अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूं। इसके बाद मैं फिफ्थ पीरियड की अगर मैं बात करता हूं, फिफ्थ पीरियड में, तो उसी के नीचे और आ जाएगा, ठीक है, उसी के नीचे और आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद सिक्स्थ पीरियड की अगर मैं बात कर रहा हूं, है ना, सिक्स्थ पीरियड की बात कर रहा हूं, फिर इसी के नीचे और चला जाएगा, आप समझते चलना। अब जरा क्वेश्चन बनाओ पहले, यानी कि इसको मैं इस केस को ले रहा हूं, पहले थोड़ा देखो, पहले केस में मैंने क्या ले रखा है
कि 1s2 ले रखा है, इसके बाद 2s2 ले रखा है, इसके बाद 2p1 ले रखा है। पहले एक बात बताओ मेरे को, टोटल इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, 5 का मतलब बोरॉन हो गया। जरा बोरॉन देखो कहां है, बोरॉन यहां है आपका, राइट। तो बोरॉन, ये आपका बोरॉन है। बोरॉन कहां एग्जिस्ट करता है, सेकंड पीरियड में। तो ये हो गया सेकंड तो हमारा पीरियड हो गया। और ग्रुप देखो, ग्रुप कौन सा आएगा यहाँ पर, 13 आएगा भाई। ये 30 तक तो ये सफर किया आपने, और 30 तक ये सफर किया, ये आपका 13 ग्रुप हो जाएगा, ये आपका 14 ग्रुप हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 17 होगा, और ये आप जानते हो 18 हो जाएगा। तो ग्रुप हमारा कौन सा पड़ रहा है, अब ग्रुप हमारा कौन सा पड़ रहा है, 13 ग्रुप पड़ रहा है ना। ये हमारा सेकंड पीरियड होगा, ये हमारा ग्रुप हो गया। देखो जरा पहले सवाल का ये क्या आंसर यही है बच्चों, यही आंसर है कि नहीं है, बिल्कुल है। मैं एक दो सवाल और करूंगा। अब देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 1s2 है, इसके बाद 2s2 है, इसके बाद 2p6 है ना। इसके बाद हमने 3s2 ले रखा है, 3p6 ले रखा है, ठीक है। इसके बाद हमने ले रखा 3d आपका 5 ले रखा है, 4s1 ले रखा है। एक बात थोड़ा सा समझो बच्चों, एक बात थोड़ा सा समझो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गिनो, देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 18 और 4 18 19 19 5 24। अब देखो 24 दिख रहा है, 24 का मतलब देखो ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है 24, ये दिख रहा है। यानी एक बात तो डिसाइड हो गया कि पीरियड कौन सा हो गया, देखो छठा हो गया पीरियड। देखो जरा तो ध्यान से देखो, अब ये सॉरी ग्रुप कौन सा हो गया, छठा हो गया। तो अगर मैं ये कहता हूं कि ग्रुप की बात करो, ग्रुप देखो हमारा कौन सा दिख रहा है आपको, क्या ग्रुप 6 दिख रहा है, देखो मैंने कहीं लिखा है ग्रुप 6, देखो दिख रहा है। अब इसके बाद अगर मैं पीरियड की बात करता हूं, बेटा देखो पहले पीरियड ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, यानी ये किस में आ रहा है। अगर देखो पीरियड मैंने क्या लिखा हुआ, पीडी कितना लिखा हुआ, 4 लिखा है, देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखो ये 4 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों। चल नोट करो फटाफट। एक और देखो, ज़ेनॉन का देखो, ज़ेनॉन दे रखा है मैंने, फिर इसके बाद मैंने लिखा है 4f7 लिखा है, इसके बाद 5d1 लिखा हुआ है, और इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद लिखा है 6s2 लिखा है। पहली बात, ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54, ठीक है। 54 + 7 + 2, जरा देखो कितना हो जाएगा, देखो मिला सकते हो, मिला सकते नहीं मिला सकते हो, मिला लो। अब इसके बाद अगला देखो, अगला एक और देखो, अगर मैंने कह रखा है 1s2 और 2s2 दे रखा है, तो पहली बात तो अगर ग्रुप 2s2 दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया हमारा 2 2 4 हो गया। 4 किसका है भाई, बताओ बेटा 4 किसका है, 4 भी देख सकते हो, देखो चौथा कहां पहुंचेगा, ये 3 हो गया, ये एटॉमिक नंबर 3 हो गया, ये एटॉमिक नंबर 4 हो गया। तो इसका मतलब इसमें हमारा जो है 4 का मतलब बेरिलियम हो गया। तो बेरिलियम का मतलब अगर ग्रुप की बात कह रहा हूं तो ग्रुप तो हमारा सेकंड हो गया, है ना, और पीरियड भी हमारा सेकंड हो गया, दोनों 2 2 होगा। देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है, देखो ठीक है। एक और देख लो, एक और देखो, क्रिप्टन है ना, क्रिप्टन देखो मैंने लिखा दिया 36, ठीक है, क्रिप्टन हो गया। इसके बाद हमारा हो गया 4d10 हो गया, और इसके बाद 5s2 हो गया। बच्चों मेरी बात सुनो, 36 तो ये हो गया, 36 और 10 46, 46 और ये 48। बच्चों मेरी बात बताओ, 48 किसका होता है, कैडमियम का होता है। कैडमियम कहां होता है, कैडमियम होता है 4d सीरीज का लास्ट एलिमेंट, 4d सीरीज का लास्ट एलिमेंट, राइट। और यहां शुरू होता है, ये शुरू होता है 13 ग्रुप, सॉरी 13 ग्रुप शुरू हो रहा है ना, और यहां 30 के नीचे ही 48 आएगा, यानी इस जगह 48 आ रहा होगा। तो ये आपका 13 ग्रुप है, जिसका मतलब इसके आगे जो आ रहा है वो 12वें ग्रुप में होगा, होगा नहीं होगा, तो यहां 12वां ग्रुप। तो इस केस में बताओ, अगर हम ग्रुप पूछते हैं तो ग्रुप तो हमको सीधे सीधे 12वां दिख रहा है, 12 दिख रहा है, राइट, दिख रहा है नहीं दिख रहा। और अगर मैं पीरियड पूछता हूं तो पीरियड बताओ, कि ये तो मैंने जो लिखा है 3d का लिखा है, 3d किस में बिलोंग करेगा, 4th में। देखो 1 2 3 4, चौथे में 3d आएगा, यानी 5वें में क्या आ जाएगा, 5वें पीरियड में क्या आ जाएगा, ये आपका कैडमियम आ जाएगा। देखो लिखा है नहीं लिखा है, 12 लिखा है और ये 5 लिखा है, दिख रहा है आपको, नोट करो फटाफट।
इसी तरीके से बाकी के सवाल को आप सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से बाकी के सवाल को आप सॉल्व करेंगे जैसे मैंने करके दिखाया है। ये मैंने आंसर्स लिखा है। अगर आपसे आंसर मैच नहीं होता है, जो मैंने डाटा लिखा हुआ है, अगर ये मैच नहीं होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। मैच हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपसे प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होता है तो व्हाट्सएप करेंगे, ठीक। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग जो छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है वो है आपका स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखो, स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिखा बच्चों? देखो, दो स्केल्स आपको पढ़ने हैं। सबसे ज्यादा तो मूल्यांकन पूछा जाता है ना। पाउलिंग स्केल भी होता है। पाउलिंग स्केल मैंने आपको उसकी वैल्यूज पहले भी बता रखा है, तो फिर से लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें मैंने सारे वैल्यूज लिखा रखे हैं, फ्लोरीन क्या होंगे, क्लोरीन क्या होंगे, ऑक्सीजन क्या होंगे, नाइट्रोजन क्या होंगे, फास्फोरस क्या होंगे, सभी मैंने आपको डाटा दे रखा है, तो फिर से लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक तो आपका स्केल खत्म कर दिया, दो स्केल मैं आपके सामने और रखा हुआ हूं। एक को बोलेगा मूल्यांकन स्केल। तो मूल्यांकन स्केल कहता क्या है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो सम होता है बाय डिवाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का तरीका होगा। फिर से हमारी बात सुन ले कि मूल्यांकन स्केल के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का तरीका क्या होगा कि आईपी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आईपी जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल है और ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाय डिवाइड बाय 2 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये निकालने का एक मेथड है। कब? जब क्वेश्चन में कहेगा कि मूल्यांकन स्केल से निकालिए, मूल्यांकन स्केल से निकालिए। इज दैट क्लियर? इसको नोट करिए पहले फटाफट। दूसरी बात, जो मूल्यांकन स्केल है वो इक्वल होता है 2.8 इंटू, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है बच्चों, 2.8 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मूल्यांकन बराबर 2.8 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग, ठीक है। लिखा आपने? तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग कितना होगा? दिस वन इंटू 2 और 2.8 इंटू 2.8 इंटू 2, तो कितना हो गया? 5.6। हालांकि पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन आप एक दो सवाल मैंने मॉड्यूल में दे रखा है, आप डायरेक्ट हिट करेंगे कि अगर उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग पूछा हुआ है तो आप ये वैल्यू पुट करने के बाद डिवाइड कर देंगे, इससे आंसर आ जाएगा। और मैंने जो मॉड्यूल में दे रखा शायद उसका आंसर 4 आ रहा है। 12.8 अपॉन 5.6 इस तरीके का सवाल है। लिखा बच्चों? इसके बाद नंबर 2 लिखो, ऑलरेड-रोचो स्केल। इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल अप्रोच आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, इसलिए आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसका सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाएगा। इसका सिर्फ क्या पूछा जाएगा? फॉर्मूला पूछा जाएगा। अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेड-रोचो स्केल है ना, ऑलरेड-रोचो स्केल का ARC मैंने लिखा हुआ है। इसका होगा 0.359 और जेड स्टार अपॉन आर स्क्वायर। जेड स्टार क्या है? जेड स्टार क्या है? ये इसको बोलेंगे जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव आपको निकालना आता है। तो एक तो जेड इफेक्टिव निकालोगे तो उसकी वैल्यू खुद ज्यादा हो जाएगी, ये भी वैल्यू ज्यादा है, प्लस 0.744 ये भी वैल्यू ज्यादा है। तो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, इसलिए इस पर जो है न्यूमेरिकल और रेडियाई भी दे देगा, उसकी वैल्यू खुद में ज्यादा होगी। तो इतने बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। इस वजह से अगर इस टॉपिक से सवाल पूछेगा तो सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। तो 3 स्केल आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, एक पॉलिंग, एक मूल्यांकन, एक रोचो। तो 3 स्केल्स हैं जिसमें 2 स्केल्स पर सवाल आपसे पूछता है। एक तो पूछता है आपका मूल्यांकन से क्या है, और दूसरा हमने पॉलिंग का आपको पहले भी लिखवा दिया है। पॉलिंग के सारे स्केल के ऑर्डर मैंने जो वैल्यू है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, वो मैंने आपको लिखवा दिया है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जो है बच्चों,
यहां पर जेड स्टार जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव आपको निकालना आता है। ये आर का मतलब मैं लिख दे रहा हूं, आर बराबर रेडियस, रेडियस कह लो या रेडियाई कह लो, एक ही बात है, ठीक है। और ये वैल्यू आपको फिर प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, ये वैल्यू पुट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा इसका फॉर्मूला ही पूछेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक टॉपिक हमारा जो कंप्लीट हो गया, पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज 100% कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसके बाहर जेईई में या नीट में नहीं पूछा जाने वाला है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसका कंटेंट लेवल बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उस कंटेंट से थोड़ा सा नीचे आएगा, मैंने मतलब भर का आपको समझा दिया। इसके ऊपर आपका नहीं जाएगा, इस चीज की गारंटी मेरी होगी, ठीक है। तो इतना नोट्स आप कंप्लीटली तैयार करिए, इस चैप्टर से कोई भी सवाल आएगा आपका बच के नहीं जाएगा, आप 100% उसको क्रैक कर देंगे, तो ठीक है। तो ये मैंने सारी चीजें और उनकी टर्म कंडीशन आपको समझा दिया। अगला चैप्टर जो 11th क्लास का मैं शुरू करूंगा, अगला चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूंगा 11th क्लास का, वो होगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिससे पूरी की पूरी केमिस्ट्री हमारी डिपेंड करेगी, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पूरे पूरे कंसेप्ट जितने होते हैं पूरी केमिस्ट्री के अंदर, जो 2 साल हम कंसेप्ट पढ़ते हैं कि कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे टीचर बोलते हैं भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसका मतलब तुम्हारी केमिकल बॉन्डिंग परफेक्ट नहीं है। तो अगर केमिकल बॉन्डिंग की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि एटम कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं, बॉन्ड कैसे बनाते हैं, बॉन्ड का नेचर क्या होगा, किस डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, और उनकी कंडीशनल क्या होंगी, तो ये सब अगर आपके दिमाग में फॉर्मेट बना हुआ है तो 2 साल केमिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इनडायरेक्ट में हम कहना चाहते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग से पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है वो जुड़ी हुई है। हर चैप्टर में, चाहे फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, सब में केमिकल बॉन्डिंग की चर्चा होती है कि भाई ऐसा बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड का नेचर होता है, ऐसे हम ब्रेक कर रहे हैं। तो सारी की तोड़फोड़, जितनी भी टाइप की तोड़फोड़ होंगी या जितने टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा, क्या सिचुएशन होगा, उनका सिनेरियो क्या होगा, और सारी की सारी चीजें हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर 1 होगा आपका, लेक्चर 1 यानी केमिकल बॉन्डिंग होगा, और वो थोड़ा सा टाइम भी लेगा बच्चों, थोड़ा सा समय लेगा। ये तो बहुत छोटा चैप्टर था, फिर भी समय इसने लिया। तो हम जानते हैं कि जो प्रॉपर ड्यूरेशन होता है 1.5 घंटे का होता है, तो 1.5 घंटे का तो आपको कंटेंट मिल नहीं रहा है, तो 1.5 घंटे के ना मिलने की वजह से थोड़े से लेक्चर्स ज्यादा हो गए, लेकिन इतना बड़ा चैप्टर ये नहीं था। केमिकल बॉन्डिंग बड़ा चैप्टर है, 2 महीने कम से कम चलेगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको समझ में आ गया तो उससे आसान चैप्टर नहीं है, और नहीं समझ में आया तो मान के चलिए पूरे 2 साल आपको केमिस्ट्री में परेशान होने वाला है, ठीक है। तो हर चीजों को हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे, ठीक है। और जहां भी आपको डाउट होगा तो व्हाट्सएप तो आपके पास है ही, ठीक। थैंक यू बेटा।